So welcome again to the rainbow of physics and maths, and today we are going to derive the third law of Newton on the basis of principle of conservation of momentum. आज हम न्यूटन के थर्ड लॉ को डिराइव करेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। माना हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, और माना ये एक दूसरे से टकराते हैं। माना ये इनिशियली जो है किसी संवेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, यहाँ पर कोलाइड करते हैं। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा और सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, पहला वाला दूसरे पर इस डायरेक्शन में, दूसरा वाला पहले पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। एज इट इज शोन इन द फिगर कि दिस इज द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट applied by the second one. This is the force on the second object applied by the first one. ये फोर्स है जो कि पहले ऑब्जेक्ट पर लगा है दूसरे के कारण, और ये दूसरे पर लगा है पहले के कारण। दोनों टकराएंगे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। लगाते हैं माना F12 और F21। माना कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं डेल्टा टी समय के लिए। फॉर डेल्टा टी टाइम इंटरवल दे रिमेन इन कांटेक्ट विद ईच अदर। और जब फोर्स लग रहा है, एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स अगर लगा रहे हैं तो इनके मोमेंटम में चेंज होगा। माना जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके मोमेंटम में चेंज हुआ डेल्टा P1, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके मोमेंटम में चेंज हुआ डेल्टा P2 इन टाइम इंटरवल T। टाइम इतने समय अंतराल डेल्टा T में पहले ऑब्जेक्ट के संवेग में इतना परिवर्तन हुआ डेल्टा P1, दूसरे ऑब्जेक्ट के संवेग में इतना परिवर्तन हुआ डेल्टा P2। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम of the first object and second object respectively, delta P1 and delta P2। अब हम जानते हैं कि जो इम्पल्स ऑफ फोर्स है दैट इज F12 इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि बल का आवेग जो कि बल और समय अंतराल के गुणनफल के बराबर होता है, हम पढ़ चुके, वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। सो इसलिए फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। द फोर्स अप्लाइड ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, सो देयर प्रोडक्ट, the product of force and time interval will be equal to the change in momentum of the first object. And in a very similar way, the force applied on the second object by the first one for the time interval delta t, then the product of force and time interval, the product of force and time interval, this is F21. F21 means this one, जो ऑब्जेक्ट 1 ने 2 पर लगाया वो फोर्स, और टाइम इंटरवल डेल्टा टी जितने के लिए वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे दोनों ऑब्जेक्ट, उसका जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, यानी कि डेल्टा P2 के बराबर होगा। यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि रेस्पेक्टिव फोर्सेस F12 एंड F21 का टाइम इंटरवल से प्रोडक्ट उनके रेस्पेक्टिव चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। पहले वाले के संवेग में परिवर्तन इसके बराबर होगा, दूसरे वाले के संवेग में परिवर्तन इसके बराबर होगा। अब हम मान लें कि ये दोनों
ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में है डेल्टा टी टाइम के लिए, ये कुल मिलाकर के एक बॉडी है, दिस इज वन सिस्टम। तो हम ये तो देख रहे हैं कि पहले वाले ऑब्जेक्ट ने, हम ये तो देख रहे हैं इसमें कि पहले वाले ऑब्जेक्ट ने दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है और दूसरे ने पहले पर फोर्स लगाया है। पहले पर जो फोर्स लगाया F12 है और दूसरे पर जो फोर्स लगाया है वो F21 है। दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स तो लगाया है, लेकिन अगर हम इस पूरे सिस्टम को वन मान लें तो इस पूरे सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं लगा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। एक्सटर्नल फोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट external force, external, EXT, suppose I write it. External force is zero on this whole system. ये इसके जो अवयव हैं, जो इसके घटक हैं, वो तो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, दिस होल सिस्टम पर। तो चूंकि बल नहीं लग रहा है, यानी कि ये कंपोनेंट्स जो हैं सिस्टम के एक दूसरे पर तो बल लगा रहे हैं, पर इस पूरे सिस्टम पर कोई बल नहीं लग रहा है। द नेट फोर्स ऑन द होल सिस्टम इज इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट द टोटल मोमेंटम, दैट इज द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, sum of change in momentum of the first object and change in momentum of the second object, यानी कि पहले वाले ऑब्जेक्ट के संवेग में परिवर्तन और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के संवेग में परिवर्तन का जो सम है, यानी कि वो बराबर होगा इस पूरे सिस्टम के संवेग में परिवर्तन की, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। Because the net force is 0, so the net change in momentum of the whole system will also be equal to 0. जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो संवेग में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। इसका मतलब यह है परिवर्तन नहीं हो रहा तो संवेग कांस्टेंट है, यानी कि संवेग के संरक्षण को फॉलो कर रहा है। अब डेल्टा P1 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, और डेल्टा P2 को लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसा कि हमने अभी देखा था कि पहले ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स और टाइम इंटरवल, जितने टाइम के लिए वो फोर्स लगा, उनका प्रोडक्ट उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। सो दैट वे वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये दोनों का सम चूंकि 0 है, तो ये दोनों ये सम भी हमारा 0 हो जाएगा। अगर हमारा ये सम 0 है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं डेल्टा टी को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बचेगा द सम ऑफ फोर्सेस, तो दिस प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है अगर, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से एक 0 होना चाहिए। ये दोनों नंबर नॉन जीरो नहीं हो सकते, ये दोनों अशून्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि डेल्टा टी समय में परिवर्तन तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, समय तो अपनी चाल से चल रहा है, तो फिर 0 कौन होगा, द सम ऑफ फोर्सेस विल बी 0। जब भी गुणनफल हो तो दोनों में से एक 0 होना अनिवार्य है, अगर गुणनफल 0 हो रहा है तो। और हम देख सकते हैं कि ये 0 नहीं हो सकता है यहाँ डेल्टा टी, तो फिर क्या 0 हो सकता है, दोनों फोर्सेस का सम 0 हो सकता है, और वही 0 होगा भी। सो F12 प्लस F21 विल बी इक्वल टू 0, और अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं तो दिस मीन्स F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी कि तो पहले ऑब्जेक्ट ने जो दूसरे पर फोर्स लगाया और दूसरे ने जो पहले पर फोर्स लगाया, वो दोनों ही फोर्सेस आपस में बराबर हैं, दे आर इक्वल।
दे आर इक्वल दिस, और opposite means this negative sign is indicating that their direction is opposite. हम यहाँ पर देख भी सकते हैं इस वाले फिगर में कि F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है और F21 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं। और यही न्यूटन का थर्ड लॉ है जो कि कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जहां क्रिया और प्रतिक्रिया बल है, यानी एक ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कभी कोई बल लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही बल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन विच हैज बीन डिराइव्ड हियर, जो कि हम यहाँ पर डिराइव कर चुके, और किसकी मदद से डिराइव कर चुके, वेयर द P वॉज कॉन्स्टेंट, यानी कि जहां पर संवेग संरक्षित था, यानी संवेग के संरक्षण के आधार पर हमने इसको सिद्ध किया, डिराइव किया न्यूटन थर्ड लॉ को, कि ये ट्रू है, ये होल्ड करता है कि हर ऑब्जेक्ट किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पर यदि बल लगाए तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पहले ऑब्जेक्ट पर बराबर और विपरीत दिशा में बल अवश्य लगाएगा।